Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका हेयर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट यूजीसी नेट से रिलेटेड कोचिंग लेना चाहता है, गेट से रिलेटेड कोचिंग लेना चाहता है, तो आप समग्र CS से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट नंबर है 6267568263। आप इस नंबर पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियोज में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के PYQs को सोल्व कर रहे थे। आज इस वीडियो में हम DBMS से रिलेटेड PYQs को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A database design is in BCNF if each member of the set of relation schemas that constitutes the design is in BCNF. B है, a BCNF schema can have transitive dependency. C है, it is always possible to obtain a 3NF design without sacrificing LO/join. ये D पार्ट है आपका। There are multi-valued dependencies in 4th NF. इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी ट्रू हैं। आपकी जो फर्स्ट NF होती है, फिर आपकी सेकंड NF आती है, फिर थर्ड NF आती है, फिर BCNF होती है, फिर आपकी 4th NF होती है और फिर आपकी 5th NF होती है। जो आपकी फर्स्ट NF होती है उसमें एटोमिसिटी होती है। सेकंड NF जो होती है उसमें नो पार्शियलिटी होती है, नो पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। जो थर्ड NF होती है आपकी, उसमें नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। जो फोर्थ NF होती है उसमें मल्टी वैल्यूड से रिलेटेड होती है और 5th NF नो जॉइन से रिलेटेड। तो अगर आपकी कोई भी रिलेशन आपका थर्ड NF में है तो वो आपका 2NF और फर्स्ट NF दोनों के ही जो प्रॉपर्टीज हैं उनको फॉलो करेगा। अगर BCNF में है तो वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड NF की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। अगर आपका 4th NF में है तो वो आपकी इन चारों की प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करेगा। तो इसमें बोला है कि ए डाटाबेस डिजाइन इज इन BCNF इफ ईच मेंबर ऑफ द सेट ऑफ रिलेशन स्कीमास दैट कंस्टिट्यूट द डिजाइन इज इन BCNF। हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। ए BCNF स्कीमा कैन हैव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्या BCNF स्कीमा जो है वो आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रख सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो वो आपका थर्ड NF नहीं होगा, और अगर थर्ड NF नहीं है तो वो 4th NF भी नहीं हो सकता। इट मीन्स B आपका रोंग है। और जब आपका B रोंग है तो यहाँ इसमें भी B है, इट मीन्स ये भी नहीं होगा, इसमें भी B है और इसमें भी B है। इसका मतलब आपका जो 4th ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Given below are two statements. Which of the following concurrency control protocol ensure both conflict serializability and freedom from deadlock? मतलब deadlock free। ऐसी कौन सी आपकी कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं? ये दोनों आपका कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं, 2 फेज लॉकिंग एंड टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। तो ऐसा कौन सा कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और डेडलॉक फ्री दोनों ही प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है? 2 फेज लॉकिंग जो होता है, 2 फेज लॉकिंग में 2 लॉक्स होते हैं। एक श्रिंकिंग फेज होता है, श्रिंकिंग, और एक ग्रोविंग। तो ये आपके 2 लॉक होते हैं। जो 2 फेज लॉकिंग होता है ये आपका ऑलवेज सफर करता है डेडलॉक से।
तो इट मीन्स ये तो डेडलॉक से सफ़र करेगा, तो मीन्स दोनों प्रॉपर्टीज इसमें नहीं होंगी, तो इट मीन्स जो स्टेटमेंट 1 है ये आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग जो होता है ये आपकी राउंड रोबिन की तरह होता है। हर जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी आपकी प्रोसेस होंगी, सबको एक इक्वल टाइम स्टैम्प आपको मिलेगा। इट मीन्स इसमें कोई भी डेडलॉक नहीं होगा, ये डेडलॉक फ्री होगा और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी भी फॉलो करेगा। इट मीन्स स्टेटमेंट सेकंड जो है वो आपकी ट्रू होगी, तो ये वाली चीज आपकी नहीं होगी। दोनों इनकरेक्ट भी नहीं होंगे, स्टेटमेंट 1 करेक्ट ये भी नहीं होगा, तो इट मीन्स आपका आंसर जो है वो आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। टू फेज लॉकिंग ऑलवेज सफर करता है डेडलॉक को, और टाइम स्टैम्प आपका डेडलॉक को सफर नहीं करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। गिवन द बेसिक ER डायग्राम एंड रिलेशनल मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ध्यान से देखना, इनकरेक्ट पूछा गया है इसमें। तो एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन हैव मोर देन 1 वैल्यू। जो एट्रीब्यूट आपका मोर देन 1 वैल्यू रखता है उसको आप मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, फोन नंबर, ईमेल आईडी। एक पर्सन की एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं, एक पर्सन का एक से ज्यादा मेल आईडी भी हो सकती है। इट मीन्स ये आपका करेक्ट है। एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन बी कंपोजिट, यस दिस इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट मीन्स आपका मान लो एड्रेस है, एक एट्रीब्यूट है आपका एड्रेस के नाम से, तो एड्रेस में अदर एट्रीब्यूट्स भी आ जाते हैं, जैसे पिन नंबर हो गया, हाउस नेम हो गया, हाउस नंबर हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये सब लगा के आपका क्या हो गया, एड्रेस जो है वो आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। सेकंड वाला भी आपका करेक्ट है। इन ए रो ऑफ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन 1 वैल्यू। एट्रीब्यूट आपका मोर देन 1 वैल्यूज रख सकता है, लेकिन रो जो होती है वो आपकी मोर देन 1 वैल्यूज नहीं होती हैं। ये रो होती हैं आपकी, मान लो ये नेम है, ये फोन नंबर है, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट। तो हर एक रो में आपकी सिंगल वैल्यू होती है या फिर नल हो सकती है, लेकिन मोर देन 1 वैल्यू नहीं होती है। एट्रीब्यूट में मोर देन 1 वैल्यू हो सकती है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इन ए रो ऑफ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली 1 वैल्यू और नल वैल्यू, ये आपका राइट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। जो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 का जो पॉइंट नंबर 3 है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लेट आर ABCD बी ए रिलेशनल स्कीमा विद फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं आपकी A to B, B to C, C to D और D to B। डिकम्पोजिशन ऑफ आर एक रिलेशन है आपका ABCD, ये वाला रिलेशन है, इसको डिकम्पोज कर दिया AB जिसको हम R1 नाम दे देते हैं, BC जिसको R2 नाम दे देते हैं, BD जिसको R3 नाम दे देते हैं। तो इसने पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, तो इसने लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के बारे में बताया है। तो लॉसलेस ज्वाइनिंग क्या होती है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें कहती है अगर किसी रिलेशन को जब हम डिकम्पोज करते हैं, अगर किसी रिलेशन को हम डिकम्पोज करते हैं, मान लो हमने रिलेशन R को डिकम्पोज कर दिया, ये इसके एट्रीब्यूट है ABCD, इसको हमने डिकम्पोज किया है R1 में है AB, ये वाले
R2 है B और C, और R3 में है B और D। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 1 कहता है कि अगर एट्रीब्यूट इनका यूनियन किया जाए, R1 यूनियन R2 यूनियन R3, तो आपका रिलेशन जो है R वो आपका आना चाहिए। उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं, एट्रीब्यूट ऑफ R1, एट्रीब्यूट ऑफ R2, एट्रीब्यूट ऑफ R3, जब इनका यूनियन करते हैं तो एट्रीब्यूट ऑफ R आना चाहिए, कोई नया एट्रीब्यूट नहीं आना चाहिए। मान लो इसमें ABCD है, तो अगर इनका हम यूनियन करते हैं तो E एट्रीब्यूट नहीं आएगा, ABCD ही आएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है अगर दो टेबल्स के बीच में, मान लो R1 है और R2 है, इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन करते हैं तो वो फाई नहीं आना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी की जरूर इनमें कॉमन होनी चाहिए। अगर हम R2 इंटरसेक्शन R3 करते हैं तो इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। R3 इंटरसेक्शन R1 करेंगे तो इनमें से भी कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, मतलब फाई नहीं आना चाहिए। मान लो यहाँ पर अब हम R1 में R2 में इंटरसेक्शन करते हैं तो B कॉमन है, इसमें भी B कॉमन है और इनमें भी B कॉमन है। और यूनियन करते हैं तो ABCD एट्रीब्यूट आते हैं, मतलब दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है अगर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होना, इंटरसेक्शन आ गया कॉमन वाली चीज, तो कहता है कि इन दो टेबल्स को जब कोई भी दो टेबल बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए। तो मतलब ये तीनों ही जो ये है कॉमन एट्रीब्यूट जरूर होना चाहिए, जो भी दो रिलेशंस होते हैं उनके बीच में। तो ये वाली चीज तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है, और जो डिकम्पोजिशन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा वो लॉसलेस जॉइन होगा। अगर किसी एक प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेगा तो वो लॉस ही जॉइन हो जाएगा। इट मीन्स ये लॉसलेस जॉइन है। अब बात करते हैं हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग क्या कहता है? यहाँ पर AB है जो डिकम्पोजिशन है, BC है और BD है। जो डिकम्पोजिशंस हैं वो पूरे के पूरे फंक्शनल डिपेंडेंसी में से आ जाने चाहिए। मान लो AB है तो AB इस FD में से आ जाएगा, BC है जो ये इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में से आता है, BD जो है DB, B to D और D to B ये इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम इनका क्लोजर सेट निकालते हैं, यहाँ से अब हम इनका क्लोजर सेट निकालते हैं तो B से B तो आ ही गया, B से C भी आ गया और फिर C से D आ जाता है। अगर मैं निकालती हूँ D का क्लोजर सेट हम लेते हैं तो D से B आ गया, D से D तो आ ही गया, D से B आ गया और B से C आ गया। तो अब देखो इन दोनों के क्लोजर सेट इक्वल हैं। जब B to D और D to B क्लोजर सेट इक्वल होते हैं तो ये दोनों भी इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ से ये डिकम्पोजिशन जो है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से पूरा हो जाता है। इट मीन्स ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है। तो ये क्या कहता है? ये लॉसलेस जॉइन भी है और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है। तो इट मीन्स आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ओके, थैंक यू सो मच।